मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सांख्य दर्शन में जो सृष्टि की जो अवधारणा है, उस सृष्टि की अवधारणा को हम विकासवाद के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है तभी संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये बात हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि सांख्य दर्शन में दो तत्वों की सत्ता मानी जाती है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही ये पूरी सृष्टि को के विकास क्रम को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये कहते हैं कि प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आने से संसार की उत्पत्ति होती है। यह साधारण संबंध नहीं होकर एक विलक्षण प्रकार का संबंध है। प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव वैसा ही पड़ता है जैसा विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अकेला पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्क्रिय है, और अकेली प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती क्योंकि वह जड़ है। तो पुरुष का जो स्वरूप है वो निष्क्रिय प्रकार का है और प्रकृति का जो स्वरूप है वो जड़ है। तो ये दोनों अकेले ही जो है सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं। दोनों के सहयोग से ही सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रकृति की क्रिया पुरुष के चैतन्य से निरूपित होती है, तभी सृष्टि का उद्गम होता है। क्योंकि पुरुष चैतन्य है और चैतन्य का प्रभाव जब जड़ तत्व पर पड़ता है तो सृष्टि का उद्गम होता है। सृष्टि के इस निरूपण को सांख्य कारिका की 22वीं जो कारिका है उस कारिका में इसको समझाया गया है। प्रकृतिर माँ हस्त तोअस्तकंडकार तस्माद गणश षोडशक है तस्मादपि षोडशकात् पश्चव्य पंचभूतानि। इस कारिका के माध्यम से पूरी सृष्टि प्रक्रिया को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। मूल प्रकृति से सबसे पहले महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। महत्व तत्व से अभिमान रूप अहंकार उत्पन्न होता है। इसी अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन तथा पंच तन्मात्राओं को मिलाकर 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। इन 16 तत्वों में से अंतिम पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये यहाँ 24 जो तत्व है उन तत्वों की ये बात इस प्रकार से करते हैं। प्रकृति में दो प्रकार का परिणाम पाया जाता है, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। साम्यावस्था में प्रकृति की तीनों तत्वों में स्वरूप परिणाम पाया जाता है, अर्थात सत सत में, रज रज में और तम तम में परिणित होता रहता है। यानी ये जो तीन जो गुण है, ये गुण आपस में अपने ही गुणों में परिवर्तित होते रहते हैं। किंतु जब प्रकृति पुरुष के सानिध्य में आती है तब प्रकृति के तीनों तत्व आपस में मिश्रित होकर के विरूप परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है और प्रकृति चेतनात्मक होकर सर्ग यानी सृष्टि का प्रवर्तन करती है, सृष्टि प्रारंभ कर देती है। तो ये इस प्रकार से होता है कि जब पुरुष प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो प्रकृति में निहित जो तीन तत्व हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों तत्वों में तीनों तत्व आपस में मिश्रित होकर के मिल करके विरूप परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकृति जो है चेतनात्मक होकर के सृष्टि का प्रारंभ करती है। अब हम ये देखते हैं कि एक एक सभी तत्वों की यहाँ चर्चा करते हैं। महत्व तत्व, महत्व ये बै न होकर के तय है। महत्व तत्व प्रकृति के गुण परस्पर मिलकर प्रथम विकार महत्व को जन्म देते हैं। इसी ही अभ्यंतर दृष्टि से बुद्धि कहा जाता है। जो महत्व तत्व है इसे ही अभ्यंतर दृष्टि से बुद्धि भी कहा जाता है, जो प्रत्येक जीव में रहती है। बुद्धि अपने को तथा विषयों को प्रकाशित करती है, यही उसका अपना धर्म है।
सत्व गुण की अधिकता से बुद्धि में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य इन 4 गुणों का उदय होता है। सत्व गुण की कारण ये 4 जो गुण है इनका उदय इसमें होता है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, परिणाम होने से वह जड़ होती है, किंतु चैतन्य पुरुष का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ता है, जिससे वह चेतन के समान प्रतीत होती है तथा पुरुष को अपने अधिकार में कर मैं, मेरा, कर्तव्य, मुझे आदि का भाव एवं विचार पुरुष में उत्पन्न करती है। ये इस प्रकार के भाव जो है पुरुष में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पुरुष बंधन में पड़कर सुख दुख भोगता रहता है और ये भोगने की भाव जो है इसमें उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक स्वतंत्र जो पुरुष है वो बंधनग्रस्त कैसे होता है। पुरुष का मतलब यहाँ सांख्य दर्शन में हमने आत्मा के रूप में लिया है, यानी सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा इस प्रकार से ये बंधनग्रस्त हो जाती है, बंधन में पड़ जाती है और सांसारिक वस्तुओं का भोग प्रारंभ करती रहती है, यानी बंधनग्रस्त हो जाती है। दूसरा इसका अहंकार। प्रकृति का दूसरा जो विकार है वो अहंकार है। अहंकार महत्व तत्व का परिणाम है, यानी महत्व तत्व से निर्मित होता है। बुद्धि का मैं, मेरा, अभिमान का भाव ही अहंकार है। इस अहंकार से मिथ्या भ्रम होकर पुरुष अपने को कर्ता, कामी और स्वामी समझने लगता है। तो जब अहंकार बुद्धि पर पड़ता है तो अहंकार के कारण जो है आत्मा में मिथ्या भ्रम होकर ये कर्ता, कामी, स्वामी समझने लगता है, यानी वो अहंकार से युक्त हो जाता है और संसार की वस्तुओं को अपनी वस्तुएं या भोग की वस्तु समझने लगता है। इस प्रकार से वो बंधनग्रस्त होकर के सांसारिक विषयों को भोगता रहता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता होती है, राजस अहंकार में रजोगुण की प्रधानता होती है और तामस अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। तीसरा है इसमें पंच ज्ञानेंद्रिया। पंच जो ज्ञानेंद्रिया हैं वो है नेतेंद्रिया मीन्स आँख, श्रवणेंद्रिया कान, घ्राणेंद्रिया नाक, रसनेंद्रिया जीभ और त्वचेंद्रिया त्वचा। इनसे क्रम से आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान होता है। ये अहंकार के परिणाम है और पुरुष की निमित्त उत्पन्न होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ है। इसमें इस नेक्स्ट है पंच कर्मेंद्रियाँ। पुरुष की विषय भोगिच्छा ही इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है। यानी पुरुष जब विषयों को भोग करने की जब इच्छा प्रकट करता है तो ये इंद्रियों की उत्पत्ति का एक कारण है। और कर्मेंद्रियाँ इन इंद्रियों में अवस्थित होती है। मुख्य मीन्स बाक, हाथ मन पानी, पैर मन पाद और मलद्वार मन पायु और जनेंद्रिय का मतलब होता है उपस्थ। इनसे विभिन्न कार्य संपादित होते रहते हैं। तो ये पंच कर्मेंद्रियाँ हैं। अब है पंच तन्मात्राएँ। ये जो पंच तन्मात्राएँ हैं ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों की सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएँ कहलाते हैं। यानी जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध इनकी जो सूक्ष्मतम जो तत्व होते हैं वो तन्मात्रा कहलाते हैं। और 5 विषयों की 5 तन्मात्र होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रत्यक्ष से नहीं देखे जा सकते, यानी इनका जो अनुमान ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से नहीं होता है, अनुमान द्वारा ही इन्हें जाना जा सकता है। योगियों को इनका आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ये अणु कहलाते हैं। इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पृथक पृथक रूप से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये 5 जो है तन्मात्रा हैं। अब है पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी शब्द तन्मात्रा से आकार की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द काल में सुना जाता है। शब्द और स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, जिसके गुण हैं शब्द, स्पर्श व रूप। शब्द, स्पर्श, रस एवं रूप के योग से जल की उत्पत्ति होती है, जिसके 4 गुण हैं शब्द, स्पर्श, रस व रूप पाए जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गंध के योग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जिसमें 5 गुण स्पर्श, रस, रूप और गंध पाए जाते हैं।
तो सांख्य दर्शन में प्रकृति से पंच महाभूतों तक के विकास क्रम को हम दो रूपों में बांट सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 25 तत्वों की जो बात की गई है सांख्य दर्शन में, उन 25 तत्वों का यानी पूरी सृष्टि का जो विकास क्रम है वो विकास क्रम इस प्रकार से यहाँ देखने को हमें मिलता है। अब इस विकास क्रम की दो रूप है, एक तो प्रत्यय सर्ग और दूसरा है भौतिक सर्ग। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय व 5 कर्मेंद्रियों के विकास क्रम को प्रत्यय सर्ग कहा जाता है। इसमें बुद्धि आ जाती है, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, इस प्रकार से ये प्रत्यय सर्ग होता है। और जो पंच तन्मात्रा हैं वे उनसे उत्पन्न जो पंच महाभूतों के विकास को हम भौतिक सर्ग कहते हैं। तो ये इसमें जो 13 जो इंद्रियां हैं वो तो प्रत्यय सर्ग में आती है, और ये जो 10 जो है वो भौतिक सर्ग में आती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर 24 तत्वों की बात की जाती है। विकास क्रम का जो प्रयोजन है, इस सृष्टि क्रम का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है, इस पर हम दृष्टिपात करते हैं। तो सांख्य दर्शन का विकासवाद एक प्रयोजनात्मक परिकल्पना है। प्रकृति अपने दर्शनात् तथा पुरुष की कैवल्यात् सर्ग प्रवर्तन करती है। यानी ये प्रकृति सृष्टि किस प्रकार से होती है, तो प्रकृति अपने दर्शनार्थ यानी प्रकृति दर्शनार्थ के लिए और पुरुष की कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष की सर्ग परिवर्तन के लिए ये सृष्टि प्रक्रिया होती है। इसलिए सांख्य के विकासवाद को प्रयोजनात्मक कहा जाता है। क्योंकि यह विकास अचेतन प्रकृति द्वारा होता है, इसलिए इसे अचेतन प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने आपको सांख्य दर्शन का जो सृष्टि क्रम है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसको आपको समझाने का एक प्रयास किया है। अब हम विभिन्न वीडियोस के अंतर्गत सांख्य दर्शन के सभी जो सिद्धांत जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। केवल एक अंतिम टॉपिक जो मोक्ष है उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ में ये सांख्य दर्शन की जो सिलेबस के अनुसार आपके जो विभिन्न जो टॉपिक है वो यहाँ इस प्रकार से लगभग पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।